Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. नमस्ते, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 2025. पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा. मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ. राजस्थान में एक नदबई तहसील है, भरतपुर ज़िले के अंदर आती है. वहीं मैं रहा हूँ इनिशियली, और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो वो नदबई टाउन से ही हुई थी और हिंदी मीडियम में रही है राजस्थान बोर्ड से. उसके बाद मैंने 5 ईयर ड्यूअल डिग्री कोर्स था माइनिंग इंजीनियरिंग में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से वो किया है, वो जो कि 2018 में कंप्लीट हो गया था. थोड़े टाइम के लिए मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करी है. देन मैंने सोचा कि आई वांट टू प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब, मेनली सिविल सर्विसेज. तो 2018 के दिसंबर के आसपास मेरी जर्नी शुरू हुई थी, एंड तब से लेके आज तक इट वाज अ लॉन्ग जर्नी. 2018 से लगभग अब आज लगभग 7 साल हो गए, तो बहुत लंबा प्रोसेस रहा है, और इसी जर्नी को मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ. करंटली मैं एज ए तहसीलदार राजस्थान के अंदर काम कर रहा हूँ, और मेरा चयन 2018 बैच जो RAS है उसके अंदर हुआ था, जिसमें मैंने 2021 में ज्वाइनिंग करी थी. 2025 वाले अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो रिटन पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं. 552 मार्क्स हैं, और इंटरव्यू में रिलेटिवली कम मार्क्स होने के बावजूद आई कुड मेक इट. तो मेरा सब लोगों से यही सजेशन रहेगा कि आप लोग रिटन एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल स्टेज है. इंटरव्यू में मेरे मार्क्स 142 मिले थे मुझे 2022 के अंदर, और अभी मुझे 110 मिले हैं. तो वी कांट डिपेंड ऑन इंटरव्यू. पर अगर आप रिटन में एक बहुत अच्छा स्कोर लेके आ जाते हो, 500 प्लस लेके आ जाते हो, तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी एक जनरल कैटेगरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है. तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि सारे पेपर्स मिला के 1000 में से 500 मार्क्स आपके रिटन में आएँ कैसे भी करके. बैकग्राउंड से जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इकोनॉमिक्स इन जनरल मुझे पढ़ने के लिए मैंने विभाज झा सर हैं जो उनकी कोचिंग ली थी 2018 के अंदर. उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज भी ली, जैसे नेक्स्ट IAS कोचिंग है उसके अंदर विभाज सर हैं, तो उनकी मैंने टेस्ट सीरीज ली थी. फिर ब्लेस पॉइंट में भी मैंने सर का जो मार्कअप प्रोग्राम था वो ज्वाइन किया था, और फोरम IAS है उनकी भी मैंने रेजिडेंशियल कोचिंग की हुई है. तो कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे कोचिंग मेंटर्स और कोचेज़ का हेल्प है, इसी वजह से आज ये हो पाया है. रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि फोकस होना चाहिए कि रिटन पार्ट में आप 500 नंबर लेके आएँ. तो इसमें 6 पेपर होते हैं. जनरल इंग्लिश का होता है, जनरल स्टडीज़ का होता है, और 4 पेपर इंडिया इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट के ऊपर होते हैं. तो अगर जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़ की बात करें तो इन दोनों में हाईएस्ट मार्क्स 61 दिए जाते हैं 100 में से. तो कोशिश ये रहनी चाहिए दोनों पेपर्स के अंदर कि आप दोनों पेपर मिला के 100 नंबर इन दोनों में स्कोर करें. जनरल इंग्लिश में 10th क्लास की जनरली इंग्लिश रहती है, तो उसमें भी फोकस ये कहूँगा मैं कि ग्रामर पे जो है 30 नंबर की ग्रामर आती है, अगर वो अच्छा करेंगे तो बाकी सारे पार्ट्स में भी अच्छे नंबर मिलेंगे. तो फोकस ग्रामर पे करिए. इसके लिए आप PYQ कर सकते हो, UPSC के, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के, सिविल सर्विसेज के, फॉरेस्ट सर्विस का, CDS एग्ज़ाम का जो UPSC कंडक्ट कराती है, उन सारे एग्जाम्स के PYQ करेंगे तो बहुत इजीली ये पार्ट निकल जाएगा. एंड अगर ग्रामर अच्छी हुई तो बहुत लाइकली है कि मार्क्स जो हैं वो 40 प्लस आपके इंग्लिश में आ जाएं. 61 की भी प्रोबेबिलिटी है, जो 2022 में मेरे 61 मार्क्स भी इसमें पेपर में आए हुए हैं. जनरल स्टडीज़ के बारे में मैं ये कहूँगा कि इसमें होता है हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, और पॉलिटी आती है.
स्ट्रेटजी ये है कि ये पेपर बहुत लंबा होता है, पूरे इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में सबसे लेंथी पेपर यही होता है। तो टारगेट एक कैंडिडेट का ये होना चाहिए कि जो एक तो पूरा पेपर कंप्लीट हो कैसे भी करके, सारे पेजेस फिल हो, और एक रेलिवेंट कंटेंट हो। अगर इतनी सारी चीज़ें, एक बेसिक मिनिमम आप एवरेज कंटेंट के साथ भी कर देंगे तो 45 to 50 मार्क्स बहुत इजीली आप आ सकते हैं। थोड़ा इंप्रूव और करने के लिए, जैसे मेरे इस बार 61 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं मुझे जनरल स्टडीज़ में, तो आप जो NCERTs हैं वो पढ़ सकते हो, जो मेनली फॉर द ज्योग्राफी, मेनली फॉर द हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट हम पढ़ ही रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए कुछ स्पेशली करने की ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा हो सके तो विजन IAS का जो मेंस 365 प्रोग्राम आता है, जो उसके मैगजीन्स आती हैं, अगर वो कर लेंगे तो और ज़्यादा मार्क्स आपके शूट अप कर जाएंगे और 61 वाली रेंज में आप पहुंच सकते हैं बहुत इजीली। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि दोनों पेपर मिला के जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ पहले दिन 100 मार्क्स लेके आने हैं। जनरल स्टडीज़ में अगर NCERT की बात करें तो कोशिश ये हो कि 11th और 12th की NCERT आप कर लीजिए, पर विद रिस्पेक्ट टू जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कोशिश ये होनी चाहिए कि 6th क्लास से लेके आपको NCERT पढ़नी है। ज्योग्राफी में 11th-12th की भी NCERT चल जाएगी। पॉलिटी के लिए विजन IAS का जो मैगजीन है दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। आप अगर चाहें तो न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपके इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छे होते हैं और एक ये आपको ओवरऑल एज देता है। बट मैं ये कहूँगा कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा कंपलसरी, रिटन पार्ट के लिए तो नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटी, जैसे मैंने बताया कि विजन IAS का जो मेंस 365 आता है वो आप रीड कर सकते हो। एज ये सब्जेक्टिव एग्जाम है तो लक्ष्मीकांत एक बहुत बड़ी बुक हो जाती है। जनरली UPSC एस्पिरेंट्स के मन में रहता है कि लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, बट आई बिलीव सिविल सर्विसेज के लिए वो ठीक है। बट हमारे पास ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ने के लिए है। आपको 4 पेपर इकोनॉमिक्स के भी पढ़ने हैं और रिलेटिवली वेटेज जो है जनरल स्टडीज़ का भी 100 मार्क्स है, उसमें भी लगभग 25 मार्क्स का ही पॉलिटी का है। तो लक्ष्मीकांत जैसी बड़ी बुक पढ़ना, आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। आप थोड़ा सा जो मैगजीन्स है उस पर फोकस करोगे तो यू विल गेट द डिसेंट मार्क्स। इकोनॉमिक्स में 4 पेपर होते हैं। इसमें जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 जो इंडियन इकोनॉमी का होता है। मेरा जैसे बैकग्राउंड नहीं था तो मेरे जो अप्रोच थी वो पेपर वाइज ना होके मेरी थी कि मैं सब्जेक्ट को करूं, उसके जो मेनली जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करता चलूं। ऐसा भी है, मैंने देखा है कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जो पेपर का ओवरलैप भी बहुत ज़्यादा है। कई चीज़ें आपको दिखेंगी जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 में भी है वो उसका सिलेबस, और वही चीज़ जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 3 में भी पूछी जाती है। सिमिलरली 2 में भी है, वो 3 में भी आ रहा है। तो पेपर वाइज अप्रोच रखने की बजाय मेरा जो अप्रोच था वो ये था कि मैं टॉपिक्स को कवर करूँ। टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में जनरली होते हैं कि 6 से 7 टॉपिक्स हैं, वो ही आपको करने हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो फाउंडेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, फिर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट, इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस एंड मनी बैंकिंग एंड इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में अगर आप जाओगे तो प्री 1991 और पोस्ट 1991, अगर ये सारी चीज़ें इस तरह से करी जाएंगी तो मेरे हिसाब से सारे पेपर्स ऑलरेडी उसमें एसिमुलेट हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पेपर वाइज अप्रोच रखने की बजाय आप सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रखिए, तो बहुत इजीली कवर हो जाएगा। और इससे आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि मेरा कौन सा पेपर कवर हो रहा है। आप एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होगी जो आई बिलीव कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को क्लियर करने के लिए बहुत नेसेसरी चीज़ है। जैसे कि मैंने कोचिंग करी थी तो मेरा प्राइमरी सोर्स तो कोचिंग के नोट्स ही थे, विवास सर के नोट्स। इसके अलावा ये था कि हर सब्जेक्ट में मैंने बुक्स भी रीडिंग करी है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक फ़िलासफ़ी समझने के लिए एक सब्जेक्ट की वो बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि सारे टॉपर्स अभी तक सजेस्ट किए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए HL आहूजा की बुक है, वो काफ़ी फेमस बुक है और बहुत अच्छी बुक है। जनरली सारे क्वेश्चन से हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाओगे तो फ्रोएन की बुक है, तो वो आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सप्लीमेंट करने के लिए HL आहूजा ने भी एक बुक निकाली हुई है, आप उसको भी रीड करिए। इंडियन जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में सेल्वेटोर जो है वो बाइबल मानी जाती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत कुछ टॉपिक्स कवर करने के लिए क्रूगमैन भी एक एडवांस स्टडी के लिए आप कर सकते हो। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मेरा जो मेन फोकस था वो सर के नोट्स ही थे जो विवास सर पढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर कोई कोचिंग ज्वाइन भी नहीं करना चाहता और उसको खुद से पढ़ना चाहिए तो वो इजीली आप ML झिंगल की बुक है, थिरवाल की बुक है, आप उससे पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे भी बहुत इजीली वीडियोस कॉन्सेप्ट्स की अवेलेबल है, आप उनको भी रीड कर सकते हो। और मैंने इग्नू के जो पेपर दिए थे अपने MA के, उसमें भी जो रीडिंग्स थी आप वो इजीली फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। कोचिंग का कुछ बहुत बड़ा रोल होता नहीं है, अगर आप खुद से भी करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं।
रिगार्डिंग पब्लिक फाइनेंस एंड मनी बैंकिंग, ये एक एनकम्पासिंग सब्जेक्ट है और मुझे लगता है इसको इंडियन इकोनॉमी से लिंक करके ही आपको पढ़ना चाहिए। तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि हम बहुत ईजीली जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसमें मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का पार्ट आएगा, तो उनको अगर लिंक कर लें उस चीज़ से तो किया जा सकता है। तो इसमें हैंडी चीज़ें जो रहेंगी वो रहेगा, जो विजन है इसका मेन 65 इकोनॉमिक्स की आती है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि इग्नो की जो रीडिंग है पब्लिक फाइनेंस एंड मनी बैंकिंग की, वो एक बार आप रीड कर लोगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एक चीज़ और होती है कि आजकल जो फोकस है यूपीएससी का वो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा होता जा रहा है, तो एनवायरनमेंट पे थोड़ा ध्यान रखिए। उसमें भी मेजर जो कुछ टॉपिक्स हैं, ग्रीन जीडीपी का है, कार्बन क्रेडिट का है, ट्रेडिंग का है, जो COP समिट्स होती हैं UNFCCC की, वो उनके बारे में जो डिबेट्स एंड डिस्कशन है, अगर वो अच्छे से हो जाएगा तो ये पेपर बहुत ये वाला जो पार्ट है बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। तो इस सारी चीज़ों में हमने मतलब जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1, जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 2, जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 3, ये सारा अगर हमने टॉपिक वाइज कवर किया तो ये कवर हो चुका है। पेपर वाइज हमें अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। बस एक बात है कि जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 में मैथमेटिकल पोर्शन आता है, जिसमें इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आती है। ये मैंने देखा है कि आजकल जो पेपर आ रहा है वो काफ़ी डिफिकल्ट साइड में आता है इन सारी सब्जेक्ट्स में। उसमें आपको कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स पकड़ने चाहिए रादर देन उस सारी चीज़ को पढ़ने के बजाय, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी बहुत लगेगी, बस कॉस्ट बेनिफिट उसका बहुत हाई है। तो उसमें भी आप लो हैंगिंग फ्रूट पे ध्यान दीजिए, जैसे कि लियोनटेफ वाला जो इनपुट आउटपुट मॉडल है, मैट्रिसेस हैं बहुत, एंड बेसिक जो है इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स, अगर उस पर फोकस करेंगे तो बाकी चीज़ें लीव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर बहुत बड़ा है। तो अगर उस चीज़ पे आप को सेलेक्टिव होना है बहुत ज़्यादा। मेरी प्रिपरेशन ऐसी रही है कि मैंने चीज़ें बहुत कम पढ़ी थी, लिमिटेड पढ़ी थी, बट आई वॉज सॉलिड इन दैट पार्ट। तो ऑप्शंस बहुत आते हैं, आपको ये देखना है कि क्या मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और अगर उन चीज़ों पे फोकस करोगे जो आपकी स्ट्रेंथ है तो आपके मार्क्स बूस्ट करेंगे, और जो आपकी वीकनेस है उसको आप थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिए कि अगर 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आए उसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए एज। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन मेरा वीक है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर, तो अगर उसको लीव भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का पेपर का नेचर है, ऑप्शंस दिए जाते हैं, बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी जो पेपर 4 भी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि मुझे लगता है पॉलिसी मेकिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है आगे, तो ये पेपर बहुत अच्छे से हमें करना चाहिए। ये इसके 2 पार्ट में है। इंडियन इकोनॉमी जो IES का जो पोर्शन है वो एक तो 1991 से पहले LPG रिफॉर्म से पहले का होता है, और एक LPG रिफॉर्म्स के बाद का है। जनरली ये भी देखा है कि जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जो पेपर है इसमें रिसेंट इवेंट्स हैं जो अभी के 10 साल के अंदर मेनली 2014 के बाद जो हुए हैं उन पे एम्फेसिस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर GST की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, टारगेटिंग की, इसके अलावा अगर हम बात करें फिस्कल कंसोलिडेशन की, तो मेजर फोकस इन पे ही रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, जैसे कि प्री 1991 में अगर बात करें तो बहुत कम है, पर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाउ इंडियन इकोनॉमी वर्कड। अगर इंडिपेंडेंस के बाद आज हम 1991 की जो सिचुएशन आई थी वो किस तरह से इवॉल्व हुई थी, अगर इतना भी कर लेंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तो बहुत ज़्यादा प्री 1991 का है नहीं। मेनली फोकस करना है पोस्ट 1991। तो जो मेजर इश्यूज़ हैं, जो मेजर हेड्स हैं, आप ये कर सकते हो। उसके लिए मैंने जो हेल्प ली थी, मुन्नाल सर मेरे मतलब इनिशियली जो मुझे हैंग मिला है इसमें मुन्नाल सर हैं, जो उनकी प्लेलिस्ट डली हुई थी 2016 का 17 का, उनमें इकोनॉमिक सर्वे सर ने डाला हुआ है फ्री में। वहाँ से मुझे एक आइडिया लगा था कि एक हमारी इंडियन इकोनॉमी है क्या, किस तरह से फंक्शन करती है, तो एक बेसिक वो थी। इसके अलावा मुन्नाल सर अपने जो नोट्स देते हैं फ्री में भी है, उनके नोट्स अवेलेबल। अगर आप गो थ्रू करोगे तो वो ना केवल एक GS में आपको हेल्प करेंगे, बल्कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है अपना इंडियन इकोनॉमी, इसमें भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उसका। तो मुझे लगता है कि मुन्नाल सर के जो नोट्स हैं आप गो थ्रू करिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, और कोशिश करिए कि वो आपको याद रहें, क्योंकि सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बहुत अच्छा वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको ब्रशअप करने के लिए ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जैसे मिंट का है न्यूज़पेपर, इंडियन इकोनॉमी स्पेसिफिक। मैं जनरल स्टडीज़ बाकी के लिए नहीं कह रहा, पर इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको क्योंकि समझने के लिए चीज़ें कैसे हो रही हैं, डिबेट्स समझने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। जब मिंट भी पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, जिसमें इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हो। इससे आपको बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आप इकोनॉमिस्ट्स को समझोगे, जो कि अभी जो रिसेंट रिसर्चर्स हैं
उनके नाम भी आप याद रख पाओगे, उनकी डिबेट्स, उनकी केस स्टडी भी समझ पाओगे। तो दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग एक्स्ट्रा एज। जो मार्क्स में, जैसे मेरे मार्क्स इस बार इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी अच्छे हैं, 120 प्लस हैं, तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस तरह से आप एज ले सकते हैं। बट ओवरली वो नहीं करना है कि इंडियन इकोनॉमी का है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिस्ट को कोट करना है या बहुत ज़्यादा डेटा लिखना है। मुझे लगता है कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम का नेचर है वो इस तरीके का है कि दे वांट आर्ग्यूमेंट्स मोर। अगर आर्ग्यूमेंट आपके अच्छे हैं, अगर डेटा फैक्ट्स अगर आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं है तो थोड़ा बहुत उससे काम चल जाता है। थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए ये किया जा सकता है, जैसे विभास सर हर साल इकोनॉमिक सर्वे और बजट का लेक्चर डालते हैं यूट्यूब के अंदर। अगर आप उसको बहुत अच्छे से कर लोगे तो उसका बेनिफिट ये है कि जो डेटा है, रिसेंट डेटा, वो आपका कवर हो जाएगा। और अगर आप उसको अक्रॉस द पेपर क्रॉस लिंकेजेस करोगे और उस डेटा को कोड करने की कोशिश करोगे तो जहाँ पे आपको 10 में से 5 नंबर मिल रहे थे वहाँ 10 में से 7 भी मिलेंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो रिसेंट इवेंट्स हैं, मेनली बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, वो आप या तो खुद पढ़ लो या फिर विवास सर का जो यूट्यूब का वीडियो है वो आप अगर कर लेंगे तो आपके मार्क्स बहुत शूट अप कर जाएंगे उसमें। विद रिस्पेक्ट टू रिटन एग्जामिनेशन अप्रोच, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 100 मार्क्स आपके इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ में होने चाहिए। कैसे भी हो सकता है, वो 60-40 हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, कैसे भी ऊपर 100 मार्क्स का आपका टारगेट होना चाहिए। और 100 मार्क्स इन ईच पेपर इसमें होना चाहिए, जिससे आपके 500 मार्क्स आएँ। अगर वो आ जाएंगे तो फिर इंटरव्यू प्रूफ हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन। एंड आई बिलीव, ये मैं एक कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से मेरे को इंटरव्यू में मार्क्स मिले हुए हैं, स्टिल आई कुड मेक इट टू द टॉप। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने रिटन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो मैं एवरीवन को, मैं सबको यही एम्फेसाइज करूँगा कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। कंट्रोल लेवल है हमारे पास रिटन एग्जामिनेशन, जो 6 पेपर हैं, उसको आप अगर अच्छे से कर लोगे तो एक आपका सिलेक्शन होने से आई बिलीव कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके की 6 से 7 टॉपिक मैंने बताए सारे पेपर को अप्रोच करने के लिए, तो इससे क्या होगा, हमारे सारे जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और इंडियन इकोनॉमी सारे कवर हो गए हैं। आप तो ये समझिए जैसे पेपर 1 में, जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 में माइक्रो आता है और इकोनोमेट्रिक्स वाला जो मैथमेटिकल पोर्शन है दैट इज कवर्ड। अगर पेपर 2 की बात करें तो उसमें फिक्स है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट पार्ट। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो अगर उसको करेंगे, आप टॉपिक वाइज चलेंगे तो पेपर 2 भी कवर हो जाएगा। सिमिलरली पेपर 3 है पब्लिक फाइनेंस, मनी बैंकिंग, एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट का थोड़ा सा पार्ट है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है। तो ये सारा ओवरलैप है। आप माइक्रो का भी देखेंगे, इसमें कुछ पार्ट मैक्रो का भी देखेंगे, डेवलपमेंट का भी देखेंगे, तो ओवरलैप सब पार्ट है। एंड आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन दैट। अगर आपके पेपर 1, पेपर 2 अच्छे होंगे तो आप इसमें भी बहुत अच्छे स्कोर करोगे। इंडियन इकोनॉमी के बारे में मैंने अच्छे से बताया ही है कि किस तरह से मेजरली फोकस जो होना चाहिए वो 2014 के बाद का होना चाहिए। पर एक पूरी फिलॉसफी आपको समझ में आनी चाहिए कि 1947 के बाद किस तरह से एक इंडियन इकोनॉमी हमारी फंक्शनिंग की है और एक अमृत काल में हमारी क्या अप्रोच है आगे की। अगर ये एक होलिस्टिक प्रिपरेशन है कि 2047 तक क्या ट्रेजेक्ट्री है, तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ईजी बॉल गेम है आई बिलीव। एक अप्रोच क्या होती है पेपर की कि एक होता है कोर, एक होता है पेरीफेरी। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, अगर वो करेंगे तो आपका एक बेसिक मिनिमम स्कोर इंश्योर हो जाएगा। पेरीफेरी आप करेंगे, थोड़ा फ्रिंज पे जाएंगे तो आपके वो जो मार्क्स हैं, जैसे अज्यूम कर लीजिए 200 में से आपके 90 मार्क्स आ रहे थे कोर करने की वजह से, तो वो 90 से 110, 120 हो सकते हैं। पर कोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोर का मीन्स मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो कुछ टॉपिक्स उसमें ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मार्शल का जो प्राइस कंपटीशन, क्वांटिटी कंपटीशन वाला जो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल एंड वॉलरस का, सिमिलरली अगर एरो की थ्योरम है वो हमें करनी ही करनी है। ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दीज आर द टॉपिक्स विच मस्ट बी कवर्ड। हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं दोबारा एक वीडियो बना दूंगा हर चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं। जैसे मैंने एज्यूम कर रखा था कि 20 से 25 टॉपिक हर चैप्टर के अंदर फिक्स हैं, वो मुझे आने ही चाहिए, हर चैप्टर में फिक्स है। और वो अगर आएंगे तो मेरा एक बेसिक मिनिमम स्कोर इंश्योर हो जाएगा। इसी तरह से मैंने मैक्रो, माइक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी सब में आइडेंटिफाई कर रखे थे। और पेपर से पहले मेरा यही टारगेट रहता था कि उनको रिवाइज करके जाऊँ, क्योंकि वो एक फिक्स है कि वो क्वेश्चन हर साल रिपीट कहीं किसी न किसी फॉर्म में हो रहे होते हैं। तो हमेशा अप्रोच इस तरीके की होनी चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू 3 अटेम्प्ट्स मेरा ये था कि जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 का कुछ मैथमेटिकल पोर्शन छोड़ के, मतलब मेरा अप्रोच वही रहा है कि कोर एंड पेरीफेरी। कोर पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता था, पेरीफेरी थोड़ा कम रहता था। और इस अटेम्प्ट में मैंने ये ध्यान दिया था कि
थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन जो है उसको मैं और अच्छा करूँ। एंड थोड़ा मैं लकी भी रहा हूँ इस सेंस में कि जो पोर्शन, जो चीज़ें मैंने छोड़ी थी, इकोनोमेट्रिक्स है, मैथमेटिकल पोर्शन है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, वो लकीली रिलेटिवली कम आई। प्रीवियस अटेम्प्ट्स में 2022 और 24 में उनका वेटेज बहुत ज़्यादा था, इस साल वो वेटेज कम हो गया, इसलिए मेरे मार्क्स जो थे वो 83 है। और मैं ये कहूँगा कि इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैंने जो पोर्शन रिलेटिवली छोड़ा था उसके वेटेज बहुत कम था पेपर में। अक्रॉस द पेपर ये मेरी अप्रोच रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 3 है, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिशरीज़ का है, आप डेप्रीशिएशन जो होता है, डेप्रीशिएशन डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, तो दीज थिंग्स मैंने छोड़ दी थी। एनवायरमेंटल वैल्यूएशन है वो मैंने छोड़ दिया था। पर जो मुझे आता था उसको मैंने बहुत अच्छे से किया, इसी वजह से मेरा जो स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा 136 के आसपास स्कोर है मेरा उस पेपर के अंदर। तो मेरा ये कहना रहेगा कि पूरी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड करिए, क्योंकि ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगर आप उनको अच्छे से करोगे, कुछ चीज़ें छोड़ भी दोगे, तो स्टिल यू कैन गेट द हाईएस्ट मार्क्स। तो जो आता है उसको अच्छे से करिए, जो नहीं आता उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। और एग्ज़ाम में ये कोशिश करिए कि ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा और आपको क्वेश्चन भी नहीं आता है, स्टिल ये है कि आपकी ब्रॉड नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप कम से कम 4-5 लाइन उस पर लिख दें। अगर ऐसा हुआ कि आपको लिखना पड़ गया वो क्वेश्चन, तो कुछ भी आप लिख के आइए, खाली मत छोड़ देना उसको। अगर इस तरह से अप्रोच रखी जाएगी तो 500 मार्क्स बहुत ईजीली इस पेपर में आ सकते हैं। अगर ये बात करें कि मैंने किस पेपर में क्या छोड़ा और क्या मैंने पढ़ा, तो इसको पेपर वाइज अगर देखा जाए तो पेपर 1 में मैथमेटिकल पोर्शन जैसे कि इकोनोमेट्रिक्स है, वो मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली थी। मैट्रिसेस स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट मैंने छोड़ ही दिया था। मेरा पूरा फोकस ये होता था कि मार्केट स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, इस पे ही मेरा एम्फेसाइज था कि मैंने ये सोचा था कि ये पेपर बहुत लेंथी है, इसलिए ये मेरा पेपर वीक भी है। तो मेरा टारगेट ये है कि इसमें मेरे 80 मार्क्स आ जाएं बस, क्योंकि मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में इतने भी मार्क्स नहीं आ रहे थे मुझे। तो 80 मार्क्स के हिसाब से मैंने इसमें तैयारी करी थी, 100 मार्क्स के अप्रोच नहीं रखा था इसमें, और ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया था। और क्योंकि इसमें बहुत डॉन्टिंग भी है, तो ये छोड़ के भी स्टिल आई कुड मैनेज 80 मार्क्स, अगर मैंने वो अच्छे से किया था तो। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 मुझे लगता है कि इसमें कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो छोड़ी जाएँ, वो सब और टॉपिक्स भी बहुत ईजी हैं, तो सारी चीज़ें आपको करना चाहिए। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का है तो वो आपको आना चाहिए, डेवलपमेंट पार्ट है तो आना चाहिए। 1-2 थ्योरीज आप छोड़ सकते हो डेवलपमेंट की जो ट्रिवियल हैं, बट मेजर एंड फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आई थिंक ये पेपर ऐसा है कि आप इसमें छोड़ने का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप है भी नहीं। विद रिस्पेक्ट टू पेपर 3 की बात करें तो इसमें मैं बता ही रहा हूँ, जैसे कि एनवायरनमेंट का जो वैल्यूएशन है वो पोर्शन मैंने छोड़ दिया था। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो मैंने छोड़ा था। डिप्लेशन एंड अप्रिशिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी मैंने छोड़ दिया था। बट उसको मैंने ये कोशिश की थी कि उसका जो बाकी चीज़ें हैं उसको मैं इंडियन इकोनॉमी से लिंक करूं, और पेपर जो जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 का जो माइक्रो सेक्शन है उससे लिंक करूं। अगर वो मैंने लिंक कर दिया तो एक ये है कि एक एज ना मिले तो एक एवरेज मार्क्स आ जाए। लकीली ऐसा हुआ कि मैंने पूरे पेपर में ये कोशिश की रही थी कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पूछा जा रहा है, चाहे डेट के बारे में पूछा जा रहा है, सस्टेनेंस के बारे में, तो मैं उसको इंडियन इकोनॉमी के एग्जाम्पल से करूँ कंक्लूड, या फिर कहीं पे मैं केस स्टडी डालूँ। तो कोशिश ये करिए कि अगर अभी प्रिपरेशन कम भी है, उसको अगर इंडियन इकोनॉमी या से अगर आपने लिंक कर दिया तो मार्क्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे को 130+ मिले हैं इस पेपर में, हाईएस्ट मार्क्स हैं, मतलब मेरे अक्रॉस द पेपर भी इस पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर मिले हुए हैं। विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई एस्पिरेंट इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा है तो उसको कोई भी पोर्शन इसमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सिलेक्शन होने के बाद जो हमारा मेजर रोल है वो इंडियन इकोनॉमी से ही है संबंधित। तो इसमें मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको कुछ भी छोड़ना चाहिए, एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। और अगर मृणाल सर के नोट्स अगर बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फाउंडेशन है, तो आप उस पर बिल्डअप कर सकते हो बहुत अच्छे से। इसके अलावा फोरम आईज का MGP प्रोग्राम होता है, उसके अगर सॉल्यूशंस आप देखें, उनको याद करने की कोशिश करें, तो वो भी एक हैंडी सॉल्यूशन चीज़ें हो सकती हैं। अब मैंने बताया कि कुछ हिस्सा मैंने छोड़ा था, कुछ मैंने करा था, पर जो मैंने करा था वो बहुत अच्छे से करा था। जो छोड़ा था उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत एवरेज ही किया है। बट अगर आप इस तरह से अप्रोच रखोगे तो उससे एक लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, कम चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और
कम चीज़ों के साथ आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे कि मेरी इतना कुछ छोड़ने के बाद भी आई सिक्योर्ड AIR 1, तो आप भी ये कर सकते हो। सारी चीज़ें नहीं करनी है। और एक बात मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि सीट्स बहुत कम है, 11, 12, 15 सीट्स आती हैं, वो लगता है, पर कंपटीशन का लेवल भी कम ही है रिलेटिवली। तो इसको एक डॉन्टिंग टास्क ना बनाएं कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में कंपटीशन बहुत टफ है। आई बिलीव कि कंपटीशन उतना है नहीं जितना ये दिखता है सीट्स की वजह से। मेरे सेंटर्स पे अक्रॉस द 3 ईयर्स मैंने ये देखा है कि फर्स्ट डे 50% लोग आते हैं पेपर देने के लिए, जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ वाले, अगले दिन उसके भी 50% रह जाते हैं। तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम है। 400 का अगर सेंटर है तो उस पर मुश्किल से 70 से 80 लोग ही पेपर दे रहे होते हैं। अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करिए कि मैं कम पढ़ूंगा, कम पढ़ूंगी, पर भी जो भी मैं पढ़ूंगा उसको क्रॉस लिंकेज रखूंगा, जैसे कि मैंने रखा था, और स्टिल आई कुड टॉप द, जैसे कि मैंने किया है। अब विद रिस्पेक्ट टू द आंसर राइटिंग पार्ट, मैं ये कहूँगा कि आंसर राइटिंग इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एक बहुत मेजर हिस्सा है। प्रीवियस अटैम्प्ट्स में मेरे सिलेक्शन ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मेरा जो पेपर था वो कंप्लीट नहीं होता था। तो आंसर राइटिंग को जितना एम्फेसाइज करा जाए उतना कम है। अगर किसी का एवरेज आंसर है, आपको नॉलेज बहुत कम है या फिर एवरेज नॉलेज है, आप एवरेज नॉलेज के साथ अगर पेपर अच्छे से कंप्लीट करके आ सकते हो, बहुत अच्छे चांस हैं आपके सिलेक्शन होने के। बहुत, मुझे ये लगता है कि पेपर कंप्लीशन इज बिगेस्ट टास्क। और जब ये दिक्कत और ज़्यादा कंपाउंड हो जाती है जब आप अक्रॉस द 3 डेज 6 पेपर लिखते हो, वो बहुत बड़ा हेक्टिक टास्क है। आपकी उंगलियों में पेन होता है, आपको बुखार आने की टेंडेंसी होती है, अगले दिन आपको फिर से रेडी होके और उसी इंटेंसिटी के साथ पेपर लिखना होता है। अगर ये चीज़, और इसको ओवरकम कैसे किया जाए, इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि डेली आंसर राइटिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगा पूरी साल करिए, पर पेपर से, जैसे पेपर आ रहा है अपना जनरली जून में होता है, तो मई में आप स्टार्ट कर दीजिए, और 1 महीने अगर आप प्रॉपर आंसर राइटिंग करेंगे, उसमें भी रोज 4 से 5 क्वेश्चन लिखोगे विद इन टाइम फ्रेम, अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। पर वो प्रैक्टिस रोज होनी चाहिए, और जितना पेन आप पेपर से पहले ले लेंगे, पेपर में आपको उतना ही कम दिक्कत आएगी। इससे दूसरा बेनिफिट ये भी है कि आप जितना ज़्यादा लिखते हैं उतना ही आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, जो आपका जो राइट अप है, जो प्रेजेंटेशन है, वो उसमें निखार आता है। तो ना केवल आपकी स्पीड सुधरेगी, बल्कि आपका जो कम नॉलेज के साथ जो प्रेजेंटेशन है वो भी इम्प्रूव होगा। मार्क्स आपके फिर एकदम से सडनली बूस्ट करते हैं। इधर जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारा आंसर राइटिंग का फोकस होना चाहिए लास्ट मंथ में तो एटलीस्ट। तो नॉलेज पे मुझे लगता है कि नॉलेज एक हद तक कम भी चल जाएगी, पर आंसर राइटिंग इज़ द बिगेस्ट फैक्टर इन द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। अब आंसर राइटिंग की बात करें तो इसमें ये आ जाता है कि क्या लिखें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसका एक तरीका है कि मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का कोई एस्पिरेंट है तो जनरली क्वेश्चंस हैं वन वे और द अनदर रिपीट होते हैं। अगर 10 साल पुराने पेपर देखा जाए यूपीएससी के, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, अगर इन दोनों के पेपर अगर आप कंसोलिडेट कर लो 10 साल के, तो बहुत मेजर प्रोबेबिलिटी के 50-60% क्वेश्चन वही रिपीट हो जाएंगे। तो आंसर राइटिंग में फोकस भी उन्हीं चीज़ों पर करिए जो यूपीएससी के PYQs हैं। अगर उनको ही लिखो लोगे तो भी ये पेपर बहुत इजीली निकल सकता है। तो कोई भी 5 क्वेश्चन आप पिक करिए एंड देन सॉल्व द, ट्राई टू राइट देम, है ना, और राइट देम अगेन एंड अगेन। मतलब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो ऐसा होता है कि हम एक क्वेश्चन को लिख देते हैं और उसको कभी नहीं देखते, तो उसको देखिए, फिर उसको दोबारा लिखिए। कई बार में ऐसा होता था कि एक क्वेश्चन को ही मैंने 5-5 बार लिख के देखा है, जब तक मैं उसको परफेक्शन पे नहीं पहुंच गया। तो ये करेंगे तो उससे हमारे कुछ टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो जाएगा और हमें बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा एग्जाम में जाने से पहले। अब एक मेजर डाउट ये भी आता है कि हम आंसर लिख तो रहे हैं, पर इसको इवेल्युएट कौन करेगा, ये कौन बताएगा कि किस तरीके का आंसर लिखना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड है जिसमें मार्क्स मिलेंगे। पर मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, उसको इतना, जब हम लिखते हैं ना कोई भी आंसर, तो हमें खुद को पता होता है कि हमने कितना अच्छा आंसर लिखा है। ये खुद का बहुत, मुझे लगता है सेल्फ इवेल्युएशन से बेटर कुछ भी नहीं है। इसमें किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी के मेंटर की ज़रूरत नहीं है। आप खुद लिखोगे, आपको खुद को पता चल जाएगा कि मैंने कितना उस क्वेश्चन को एड्रेस किया है, जो डिमांड थी वो मैंने फुलफिल की है कि नहीं करी। फिर भी अगर डाउट है तो इतने सारे टॉपर्स हैं, जैसे अर्जुन गुप्ता सर हैं जिनकी 2022 में फर्स्ट रैंक आई थी,
उनके कॉपीज़ हैं वो उनके जो उनका ब्लॉग है उस पर डली हुई हैं, उसको आप स्टैंडर्ड मान के चलिए। मुझे लगता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है किसी भी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए जो कैंडिडेट आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है या ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगर आप अपने जो आंसर्स हैं उनको उससे कंपेयर करके देखिए जो सर की कॉपीज़ हैं, यू विल गेट। और धीरे धीरे अगर हम कंपैरिजन ऐसे करेंगे तो हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें उस लेवल तक पहुंचना है। तो किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हैं और डिसिप्लिन्ड हैं तो आई बिलीव कि आप खुद ही सेल्फ, जैसे एकलव्य ने किया है वैसे ही आप भी कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ना करें, क्या है। देखो, ज्वाइन करना ना करना ये खुद का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो स्टिल आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है भी नहीं। मैंने आज जैसे बताया PYQ अगर बार बार लिखेंगे और हमारे टॉपर्स हैं, अगर उनकी कॉपीज़ को अगर देखोगे तो उससे भी आप निकाल सकते हो। पर अगर कोई चाहता है कि टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करूँ तो विवास सर हैं, ब्लिस पॉइंट है वाले सर हैं, रविंद्रन झा सर, आप उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। मार्कअप प्रोग्राम चलाते हैं ब्लिस पॉइंट वाले सर, जिसमें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। उसका ये भी बेनिफिट है कि आपको एक रोज का टारगेट मिल जाएगा आंसर्स लिखने का। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी होगा कि उसके सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे। सॉल्यूशंस देंगे तो आप उन सॉल्यूशंस को भी रीड करिए और उनको भी इनकॉर्पोरेट करिए अपने आंसर्स में, तो एक थोड़ा सा एज मिल जाता है। बट इट इज़ नॉट द नेसेसरी कंडीशन। अगर आप खुद भी कर सकते हैं तो टेस्ट सीरीज की भी कोई बहुत ज़रूरत है नहीं। जनरली मैंने ये देखा है कि हम लोग पढ़ते हैं 10 से 12 घंटे, काफ़ी टाइम देते हैं, हमें लग भी रहा होता है हम पढ़ रहे हैं, बट मेजर थिंग जो हम लैक करते हैं वो है लिखना, आंसर राइटिंग। इसको जितना एम्फेसाइज करा जाए उतना कम है। बट एक जैसे मैंने मार्कअप प्रोग्राम ज्वाइन किया था, मेरे साथ भी ये इशू था कि मैं पढ़ तो रहा था, मैं समझ भी रहा था, मुझे लगता था मुझे आता है और मैं लिख भी लूँगा, बट रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है, आपका इल्यूजन बहुत अलग हो जाता है। तो ब्लिस पॉइंट वाले सर ने, जो रविंद्रन सर हैं, इस बार उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था मार्कअप करके, उसमें डेली आंसर राइटिंग रहती थी। डेली वो 5 क्वेश्चन अपलोड करते थे एंड आई हैव टू राइट, और फिर मुझे अपलोड करना होता था पोर्टल पे। फिर वीकली टेस्ट होता था फुल लेंथ। अगर आप खुद डिसिप्लिन नहीं है, मेरे साथ भी ये इशू था, तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि डेली आंसर राइटिंग के लिए एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक डिसिप्लिन रहोगे आप, आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और एवेल्युएट भी होगी कॉपी। तो ओवरऑल एक अच्छा वो हो जाएगा, एक प्रिपरेशन आपकी एक होलिस्टिक हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये अप्रोच किया जा सकता है। पर स्टिल मैं फिर भी यही कहूँगा कि एक इट्स नॉट द नेसेसिटी। विद रिस्पेक्ट टू द नोट मेकिंग, मैं एक बहुत ज़्यादा नोट मेकिंग तो नहीं करता हूँ। मेरा ये रहता है कि मैं कोई बुक है तो उसको 50 बार पढ़ लूँगा, बार बार रीड करता हूँ, उसको मार्किंग करता रहता हूँ बार बार। फोकस मेरा यही रहता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। हाँ, पर ये है कि पेपर से जब पेपर आ रहा होता है तो उससे 1 महीने पहले मैं शॉर्ट नोट जरूर बनाता हूँ, वो भी उन चीज़ों का जो मुझे लगता है कि वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरी प्रोबेबिलिटी उन चीज़ों को भूलने की बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई फार्मूला है, जैसे कि कोई इकोनॉमिस्ट का नाम है या उन्होंने कोई कोड दिया हुआ है, तो वो चीज़ मैं ज़रूर करता हूँ। बट एक बहुत मैक्रो नोट्स मेरे साथ नहीं है, तो नोट मेकिंग पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। पर शॉर्ट नोट्स ज़रूर होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, उसमें डेटा बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है। वो एक पेज में ही लगभग मेरे 6 से 7 टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो वो अप्रोच मैं पेपर से पहले ही रखता हूँ। पर वैसे मेरा बहुत ज़्यादा वाइड बुक्स वगैरह ही मैं रीड करना प्रेफर ज़्यादा करता हूँ। जनरली मैं जब इंजीनियरिंग के बाद आया था तो मैंने कोचिंग ली थी विवास सर की। उसके बाद भी कई डाउट्स रह गए थे जो धीरे धीरे कवर हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कई स्टूडेंट कोचिंग लेना नहीं चाहते हों, फिर भी उनको क्लियर करना, और ये बहुत जेन्युइन बात भी है। तो उसका ये तरीका है कि आप बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स तो आपको पढ़नी ही चाहिए। पर अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं, जैसे मुझे भी आया था जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 में, तो एक इनसाइटोनॉमिक्स करके भावना तोमर जी हैं, उनका एक चैनल है, तो मैंने वहाँ से कई सारे डाउट्स क्लियर करे थे अपने। ऐसे ही इकॉन हेल्प करके एक चैनल है यूट्यूब पे, तो मैंने वहाँ से अपने डाउट्स क्लियर करे थे। न्यूमेरिकल्स थे कई सारे। तो होता क्या है कि आप कोई भी टॉपिक अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कई सारी वीडियोज आ जाएंगी, तो टीचर्स वहाँ पे हैं जो हेल्प करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की। तो मैंने कई सारे सोर्सेज से यूट्यूब पे सर्च कर करके हेल्प ली है। यूट्यूब के अलावा भी आप इतना अच्छा टूल आ गया ChatGPT का, और AI टूल्स आ गए हैं, तो आप उनकी भी बहुत अच्छी हेल्प ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेंटर का एक रोल है, बट अगर आप खुद को सेल्फ मोटिवेट रख पाओगे और समझने की और सीखने की अगर इच्छा है तो इंटरनेट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। वो आप कोशिश करिए कि आप इंटरनेट से चीज़ों को आइडेंटिफाई, यूट्यूब हो चाहे ChatGPT हो चाहे गूगल सर्च हो, देयर आर मैनी ऑप्शंस। अब कई बार ये डाउट आता है कि क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए इंडियन IAS एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो करने के लिए सबसे पहले तो है पढ़ना।
पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 घंटे पढ़िए। ये नहीं है कि रोज़ पढ़ना है 10 से 12 घंटे, पर आपका एवरेज होना चाहिए कि आप इतना पढ़ रहे हो। कई दिन ऐसा भी आएगा कि आप 2 घंटे ही पढ़ रहे हो, और जब ऐसा लगे कि पढ़ाई नहीं हो रही तो कोशिश ये करिए कि आप बिंज वॉच करने की बजाय आप सो जाइए, रादर देन बातें करने की बजाय। जितना आप अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड कम रखेंगे उतना बेटर है। सेकंड चीज़ मैं ये कहूँगा कि आपको आंसर राइटिंग करनी है जितना हो सके। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। एवरेज कंटेंट के साथ भी एक बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने आंसर राइटिंग करी तो आंसर राइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है इस एग्जामिनेशन के लिए। तीसरा ये है कि PYQs, और अगर PYQs करोगे और उनको समझते रहोगे, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हर PYQ को लिख के देखो, आप उसको देखिए एक बार कि इसमें मेरी क्या अप्रोच होती है, और इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करिए कि किस तरह से मैं इस आंसर को लिखूंगा या लिखूंगी। तो कई बार वो एक इंट्रोस्पेक्शन माइंड में एक फ्रेमवर्क कि इस तरह से मुझे ये क्वेश्चन लिखना है, अगर वो रहेगी अप्रोच तो बहुत ईजी एक लाइफ बन जाएगी। डोंट के लिए मैं यही कहूँगा कि ये एग्ज़ाम जैसे मुझे 3 साल लग गए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, 3 अटैम्प्ट्स लग गए। ये एग्ज़ाम एक अटैम्प्ट में भी क्लियर हो सकता है। जो गलतियां मैंने करी थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 पे कम ध्यान दिया, आंसर राइटिंग पे कम ध्यान दिया, तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। और अपने आप को कोशिश करो कि 5-6 महीने के लिए थोड़ा आइसोलेटेड रखो, पार्टीज़ एंड पब्लिक लाइफ से थोड़ा दूर रखेंगे, ग्लैड से, तो फोकस अच्छे से कर पाएंगे और अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाओगे। तो ये अवॉइड करिए। 5-6 महीने की बात है, एंड आई थिंक जिस तरीके की ग्रुप ए सर्विस है IAS, इसके लिए इतना तो करना ही चाहिए, एंड इट इज़ वर्थ इट। विद रिस्पेक्ट टू द इंटरव्यू, मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए, क्योंकि जिस तरह से मेरे मार्क्स वेरी किए हैं। 2022 में मेरे मार्क्स थे 142 इंटरव्यू में, देन मेरे मार्क्स कम हो गए, 124 हो गए इन 2024 वाले अटैम्प्ट्स में, एंड अभी मुझे 110 मार्क्स मिले हैं। तो मार्क्स के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर हाँ मैं बार बार यही कहूँगा कि आपका फोकस रिटन पे ज़्यादा होना चाहिए, इंटरव्यू पे कम होना चाहिए। एंड अगर आपको इंटरव्यू के बारे में बहुत ज़्यादा समझ लेनी है कि किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, तो हमारी जो सेकंड रैंकर है ऊर्जा रहेजा, आप उनकी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं इंटरव्यू में, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगी। विद रिस्पेक्ट टू द कोचिंग्स, तो मैंने जैसे फॉरम IAS में किया था, इसके अलावा नेक्स्ट IAS में वो विवास सर हैं, उनके साथ मेरा अटैचमेंट था। ब्लिस पॉइंट में मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये एक होलिस्टिक प्रिपरेशन मैंने हर जगह से की है, और मुझे लगता है आप का सिलेक्शन कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कोचिंग एक आपका पार्ट है, वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, पढ़ना आपको ही है। और मुझे फील भी होता है कि कोचिंग एक मस्ट, बहुत ज़्यादा मस्ट भी नहीं है। अगर इंसान के अंदर खुद इतना विल पावर है, तो बिना कोचिंग के आप घर बैठे बहुत इजीली सेलेक्ट हो सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आज तक बहुत लोग सेलेक्ट हुए हैं ऐसे। तो कोचिंग को एज ए पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए बिल्कुल, अगर आप लेना चाहते हैं तो, और थोड़ी हेल्प मिलेगी, थोड़ा गाइड मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि वही आपको सेलेक्ट करवाएंगे, आपको बिना कोचिंग के भी आप सेलेक्ट हो सकते हो। विद रिस्पेक्ट टू द DKT, मैं इनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक गाइडिंग लाइट रहा है। और कई सारे जो टॉपर्स हैं, जैसे अर्जुन गुप्ता सर हैं, इससे पहले गौरव अग्रवाल सर का भी वीडियो आया है, कई सारे टॉपर्स जो हैं, सिविल सर्विसेज के हों चाहे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के हों, मैंने वीडियो देखी, उनसे आइडिया लिया, गाइडेंस ली, तो मुझे जैसे LP मिली है, ऐसे ही मैंने ये कोशिश करी कि DKT के थ्रू मतलब मैं भी मिलियंस लोगों तक पहुंच पाऊँ। एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी वंडरफुल इनिशिएटिव। कोई भी कैंडिडेट ये नहीं सोचे कि हम सिर्फ इकोनॉमिक्स, ये जो है एग्ज़ाम, ये जिनका फॉर्मल बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है वही कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, जैसे कि मैंने किया है। मेरा बिल्कुल भी कोई भी बैकग्राउंड नहीं था इकोनॉमिक्स के अंदर, इंजीनियर से मैं इकोनॉमिक्स में आया। टाइम लगा, यस, प्रोसेस था एक पूरा। और अगर प्रोसेस अगर आपका है और आप अगर उस जर्नी पे फोकस कर रहे हो, तो आई थिंक गोल भी मिल ही जाता है, जैसे कि मुझे मिला है। तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंट रहना है, डोंट नहीं होना है कि इतनी कम सीटें हैं, ऐसा नहीं है, कंपटीशन भी उतना ही कम है। बस अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और एक विल पावर है और डिसिप्लिन है, तो आप बहुत ईजीली इस एग्ज़ाम को एक ही अटैम्प्ट में निकाल सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने अक्रॉस द ईयर्स की हैं वो आप ना करें और पहली बार में इस एग्ज़ाम को निकाल लें। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।